जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनते ही हुकूमत परेशान हो गई। तभी तो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ आपस में मुलाकातें कर रही हैं। लेकिन परेशानी है क्या? सहाफी सिद्दीक जान ने अंदर की खबर दे दी। सिद्दीक जान ने बताया कि सबसे पहला काम जो जस्टिस याह्या अफरीदी ने किया था वो जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस और प्रोसीजर कमेटी में शामिल करना था, जो कि हुकूमत को सबसे पहला डेंट था। फिर सीनियर जजेस की फहरिस्त वेबसाइट पर अपडेट की गई, लेकिन असल परेशानी कुछ और है, और वो ये कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो केसेस सुनने हैं इसमें हुकूमत को बहुत नुकसान हो सकता है। सबसे पहले 9 मई का केस जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहा है, वो केसेस जिस तरह चलाए जा रहे हैं वो सबके सामने है कि फेयर ट्रायल का हक ही नहीं है। लेकिन अब आगे जो होगा वो चीज जस्टिस याह्या अफरीदी की निगरानी में होगा, और इसमें बहुत कुछ ऐसा सामने आएगा जो हुकूमत के खिलाफ भी जा सकता है। ले जी, काउंटडाउन शुरू हो गया। फुल कोर्ट इजलास में क्या कुछ होने वाला है? चीफ जस्टिस सबसे पहले किस चीज पर एक्शन लेने वाले हैं? यूट्यूबर इमरान रियाज खान की खबर ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इमरान रियाज खान के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स या खबरें सामने आ सकती हैं जो हुकूमत या अपोजिशन के लिए चौंका देने वाली हों। इनके मुताबिक यहाँ से एक रास्ते का तयन हो जाएगा कि तमाम जजेस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इमरान रियाज खान ने कहा कि बहुत से लोग पहले से दावा कर रहे थे, जैसे कि एक तो सदारती ऑर्डिनेंस वाला मामला यहाँ डिस्कस हो सकता है। वो सदारती ऑर्डिनेंस जिसके नतीजे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मनमानी तब्दीली की गई, फिर मनमाना बेंच बनाया गया, फिर मनमाना फैसला किया गया, जिसके बाद मनमानी आईनी तरमीम भी की गई। इसके बाद जो चीज़ मुमकिन तौर पर डिस्कस हो सकती है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम किए गए हैं इस पर कुछ एक्शन हो सकता है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इम्तिहान शुरू, नतीजा 3 साल बाद आएगा। अंसार अब्बासी ने बड़े रास्ते पर्दा उठा दिया। जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए। उनकी शोहरत अपनी जगह, मगर इनका असल इम्तिहान अब शुरू होगा, जिसका नतीजा 3 साल के बाद निकलेगा जब वो रिटायर्ड होंगे, और फिर उसी बुनियाद पर उनके पास या फेल होने का फैसला होगा। ये कहना है सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी का। अपने एक ताज़ा कॉलम में अंसार अब्बासी ने लिखा कि जजेस ने सियासत बहुत कर ली, आज़ादी और ना झुकने वाले ना डरने वाले, सच्चे या झूठे तासुर के तमगे भी कुछ ने अपने सीनों पर सजा लिए। फैसलों में शेक्सपियर और अंग्रेजी भी झाड़ ली, अब खुदारा अपने बुनियादी काम भी कर लें। अंसार अब्बासी ने नए चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि अदलिया को अपने असल काम यानी आवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ देने पर लगा दें। अब टीवी चैनल के टिकर्स और ब्रेकिंग न्यूज को भूलकर इस मुल्क के आवाम को इंसाफ दे दें। शुक्र है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जजेस के ताल्लुकात नॉर्मल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जजेस की आपसी लड़ाइयों ने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना रखा था। लेकिन ये तेरा जज और मेरा जज की लड़ाई कब खत्म होगी, ये सवाल उठाया गया है सीनियर सहाफी हामिद मीर की जानिब से अपने हालिया कॉलम में। साथ में उन्होंने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से भी बड़ी खास बातें की हैं कि पीटीआई क्यों इनके खिलाफ थी, और 27वीं आईनी तरमीम पर भी अंदर की खबर दे दी। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को गुड लक कहा है, क्योंकि उन्होंने आते ही एक बड़ा फैसला किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि नए चीफ जस्टिस आईन और कानून पर अमलदारी के हवाले से यकीन रखते हैं। अब हामिद मीर ने जो खास बातें की हैं जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए वो भी सुन लें। दरअसल तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में जस्टिस याह्या अफरीदी का मौक़िफ़ पसंद नहीं आया था। उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई सियासी जमात नहीं थी। इमरान खान नवंबर में रिहा होंगे, खबर है या ख्वाहिश? मंसूर अली खान ने राज फाश कर दिया। क्या नवंबर में इमरान खान के लिए खुशकिस्मत साबित होगा? क्या इमरान खान रिहा होंगे? पीटीआई वालों ने सारी तवज्जो नवंबर पर क्यों लगा रखी है? सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने गुत्थी सुलझा दी। तो कहानी कुछ यूं है कि नवंबर में अमरीकी इलेक्शन, और कहा यही जाना है कि डोनाल्ड ट्रंप मजबूत उम्मीदवार है। अब यहाँ पीटीआई की क़यादत ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जैसे ही ट्रंप जीतेंगे इमरान खान की रिहाई की राह हमवार हो जाएगी। मंसूर अली खान ने बताया कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा का भी यही ख्याल है। तो इस हिसाब से पीटीआई अब ये चाह रही है कि भाई ट्रंप ही जीते, यानी ट्रंप की जीत से ही खान की रिहाई मुमकिन है। मगर ऐसा क्यों है? दरअसल हमने माजी में भी देखा कि ट्रंप की जानिब से इमरान खान के हक में बयानात आते रहे, फिर अमरीका के मानव नुमाइंदगान में भी इस बात पर बहस होती रही। अभी हाल ही में वहाँ के 60 से ज्यादा सीनियर सेनेटर्स ने इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी सदर जो बाइडेन को खत भेजा। पैसा अवाम का, लेकिन खर्च होगा अपने कामों पर। अमरीका में पाकिस्तानी अवाम के पैसे से इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग की जा रही है, और ये हुकूमत कर रही है। ये बॉम्ब फोड़ा है इमरान रियाज खान। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि अमेरिका में पाकिस्तानी गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग कर रही है। इस टीम की सरबराही एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कर रहे हैं। बकौल इमरान रियाज थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में कंसल्टेंट फर्म की खिदमत हासिल की है, जो इमरान की रिहाई की कोशिश करने वालों के मुकाबले में लॉबिंग करेगी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर मलिहा लोधी ने भी इस अमल पर संगीन सवालात उठाए हैं कि हुकूमती फंड से चलने वाला थिंक टैंक किसी लॉबिंग फर्म से कैसे मुआहिदा कर सकता है। अवाम का पैसा अमेरिकी लॉबिंग फर्म को क्यों दिया जाएगा?
گیا۔ یوٹیوبر عمران ریاض خان نے بتایا کہ عمران خان کی مخالفت میں حکومت پاکستانیوں کی ٹیکس بھی اڑانے لگی۔ انہوں نے حالیہ رجیم چینج کا بھی حوالہ دیا کہ تب بھی ایک لابنگ کی گئی تھی اور اب بھی ایک لابنگ کی جا رہی ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق ساری تفصیلات تو اپنے اگلے ولاگ میں دیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ کیا تفصیلات سامنے لاتے ہیں، لیکن ابھی جو انہوں نے بتایا ہے اس پر آپ کی کیا رائے؟ اسرائیل نے ایران پر کیسے حملہ کیا؟ اسرائیل نے حملے کی تفصیلات شیئر کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے ہفتے کی رات 2 بجے کے قریب ایران پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ اب تک اس کی جانب سے کیا گیا سب سے بڑا حملہ ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے اس نے اس کی تفصیلات بھی شیئر کر دی ہیں۔ ہفتے کی رات قریب 2 بجے 100 فائٹر جیٹس ایران کی جانب تاکہ گئے، جن میں مرد و خواتین فائٹر پائلٹس شامل تھے۔ پھر اسرائیل کی جانب سے دوسرا حملہ رات 3:30 بجے کے قریب کیا گیا، جس میں 3 مراحل میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے ان فیسلٹیز کو نشانہ بنایا ہے جہاں پر بیلسٹک میزائل وغیرہ بنتے ہیں، وہی میزائل جن سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا۔